हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर सुहानी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई क्लास 12 की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है जो कि मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। और अब भी आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. सुखांतर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इसमें क्या कहा गया है, एक विद्वान थे जिनका नाम था B.S. सुखांकर थे। तो इनके नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि इन्होंने अकेले ही नहीं अपने ग्रुप के साथ किया था और भी विद्वान इनके साथ मिले हुए थे। तो इसमें क्या हो रहा था, जो महाभारत थी, ठीक है, उसका समालोचनात्मक संस्करण हो रहा था। इसका अर्थ ये है कि जब महाभारत की रचना हो रही थी उस समय किसी को नहीं पता था कि किस टाइम पीरियड में युद्ध हुआ एंड किस टाइम पीरियड में जितने भी लोग थे, राजा थे, महाराजा थे उस टाइम में, ठीक है, कर्ण हो गया, अर्जुन हो गया, ये जितने भी लोग थे उस टाइम किन किन ने कौन कौन से युद्ध किए ये सब किसी को नहीं पता था। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में गए और वहाँ पे जाकर के पांडुलिपियों को उठाया और उसमें देखा कि महाभारत की रचना करने के लिए इसमें कौन कौन सी मुख्य बिंदु हैं जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इन विद्वानों ने ये कार्य किया। ये इन्होंने एक महत्वपूर्ण कांक्षी परियोजना की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की परियोजना की प्रक्रिया में कौन सी दो बातें उभर कर आई। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है जब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण हो रहा था तो ऐसी कौन सी दो बातें उभर कर आई थी जो हर क्षेत्रों की पांडुलिपियों में अलग अलग थी। ठीक है, तो हम आपको अब इसमें ये बताएंगे। फर्स्ट है हमारी पहली बात हमारी ये है, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। मतलब इसमें कहा गया हर अलग अलग क्षेत्रों से जो हमने पांडुलिपियाँ जो ली थी उनमें संस्कृत के कई पाठों में, संस्कृत के जो पाठ थे उनमें कई पाठों में अनेक अंशों की समानता थी। ठीक है, कुछ कुछ अंश ऐसे थे जो समान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर से कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को आई। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है कि आप मैप लीजिए। ठीक है, उसमें उत्तर से कश्मीर, जो उत्तर में जो कश्मीर और नेपाल है, ठीक है, वहाँ से लेकर के नीचे दक्षिण तक है केरल और तमिलनाडु तक। ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितनी भी हमें पांडुलिपियाँ मिली हैं, ठीक है, जितने भी हम क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी हमारे विद्वान गए थे वहाँ से जितनी भी पांडुलिपियाँ हमने देखी, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमें जितनी भी पांडुलिपियाँ मिली हैं उनमें हमें समानता देखने को मिली है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम पढ़ते अपनी दूसरी बात। पहली बात हम आपको समझ में आई है, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी बात पर। ठीक है, पहली बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाठ टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से अधिक प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। मैं आपको प्रभेद का मतलब बता देती हूँ। प्रभेद का मतलब होता है विभेद, विभिन्न, अलग। ठीक है, अलग होना। अब आगे मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या कहा गया है। पहले में क्या बताया गया था, हमें जितनी भी पांडुलिपियाँ मिली, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितनी भी पांडुलिपियाँ मिली वो सारी समान थी। लेकिन दूसरे में क्या क्या हो गया, कुछ शताब्दियों के दौरान, ठीक है, कुछ शताब्दियों के दौरान क्या हुआ, महाभारत के प्रेक्षण में कई अनेक क्षेत्रीय विभिन्नता भी नजर आई। ठीक है, कई अनेक क्षेत्रीय विभिन्नता भी नजर आई है। और जब महाभारत जो लिखा गया है वो 13,000 पेजों में लिखा हुआ है। ठीक है, और 13,000 पेजों में से अधिक इनमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनमें अंतर पाया गया है। ठीक है, ये सारी बातें महाभारत में शामिल की गई जो इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब आता है हमारा परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, जो कुल शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो परिवार के लिए किया जाता है। जैसे कि आपसे कोई पूछता है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, आपसे पूछता है कि आप कौन से कुल से हो, आप कौन से परिवार से हो। ठीक है, और जाति का बंधुओं के बड़े समूह के लिए होता है।
इसमें क्या कहा गया है, संबंधियों के लिए भी जाति समूह का शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने। पितृवंशिकता का अर्थ क्या है? पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि में चलती है। मीन्स इसमें नॉर्मली ये कहा गया है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जैसे पिता हो गया, पिता के पास ज़मीन होगी। ठीक है, पिता के बाद उसके पुत्र को उसकी ज़मीन मिलेगी, पूरी जायदाद मिलेगी, उसके बाद फिर उसके पुत्र को मिलेगी, फिर उसके बाद उसके पुत्र को मिलेगी। ऐसी क्या होगा, पितावंशिकता चलेगी। ठीक है, पितृवंशिकता चलेगी। तो इसमें क्या होता है, पुरुषों को महत्वता अधिक दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारा मातृवंशिकता का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें अर्थ है हमारा मातृवंशिकता शब्द इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। इसमें क्या कहा गया है, जो माता का गोत्र होता है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी गोत्र हो, ठीक है, वो उसके पुत्र में भी लगेगा वही गोत्र और उसकी पुत्री में भी वही गोत्र लगेगा। ठीक है, और फिर जो उसकी जो पुत्री होगी है, उसके बाद जो उसके जो बच्चे होंगे तो उसका जो गोत्र होगा, पुत्री का जो गोत्र होगा वो उसके बच्चों का लगेगा, ना कि उसके पति का गोत्र माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पितृवंशिकता भी अच्छे से समझ में आया होगा एंड ये मातृवंशिकता भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबंधी किसे कहते हैं? ठीक है, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी विभिन्नता होती है। मीन्स कोई भी एक रिलेटिव है, ठीक है, उनका जो रिश्ता है वो अलग होगा। ठीक है, उनके जो क्रियाकलाप है, उनके जो काम करने के जो तरीके हैं वो भी अलग होंगे। ठीक है, आगे कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो जैसे कि एक ही परिवार के जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि दो भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो बड़ा भाई भी उसी एक संसाधन का प्रयोग कर रहा है और उसका छोटा भाई है वो भी उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिलजुल करके सारी जो चीज़ें होती हैं, संसाधन हो गया, कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज़ हो गई, उसको मिल बांट के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। परिवार जो होता है वो एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे हम संबंधी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात और, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जातीय समूह कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवाह के 8 प्रकार। ठीक है, इसमें हम विवाह के 8 प्रकार पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो विवाह के जो प्रकार है वो 8 होते हैं हमारे। ठीक है, 4 जो होते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है, ठीक है, और जो 4 जो होते हैं उन्हें बुरे माने जाते हैं, मतलब पिशाचों वाले विवाह माने जाते हैं। ऊपर के जो 4 विवाह होते हैं उनको अच्छा विवाह माना जाता है, जैसे ब्राह्मण विवाह हो गया, ठीक है, देव विवाह हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गया, ठीक है, आर्ष विवाह हो गया। ठीक है, ये जो 4 विवाह थे ये शुभ विवाह माने जाते हैं। ठीक है, और जो इसके जो बाद जो 4 विवाह आते हैं ये अशुभ विवाह माने जाते हैं। ठीक है, तो जो 5वां जो विवाह है इसके बाद से सारे के सारे विवाह अशुभ विवाह माने जाते हैं। ठीक है, तो 5वां इसमें असुर, 6वां इसमें गंधर्व, 7वां इसमें राक्षस विवाह और 8वां इसमें पिशाच विवाह। ठीक है, तो आपके बात समझ में आई, 4 विवाह शुभ माने जाते हैं एंड 4 विवाह अशुभ माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवाह के प्रकार। अब मैं आपको विवाह के प्रकार बताऊंगी। पहला हमारा आंतर विवाह, दूसरा हमारा भार्य विवाह, तीसरा हमारा बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, और चौथा है हमारा बहुपति प्रथा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ऊपर से पढ़ते हैं। आंतरिक विवाह में क्या है? आंतरिक विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का होता है। ये ऐसा विवाह है जिसमें एक ही गोत्र होता है, ठीक है, और एक ही कुल होता है और एक ही जाति होती है और वह एक ही स्थान पर रहते भी हैं। जैसे कि आपका गांव हो गया, ठीक है, गांव एग्जाम्पल के तौर पे हमने गांव ले लिया। गांव में कोई एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है,
गांव एक ही है आपका, तो उसमें नॉर्मली एक ही गोत्र के लोग रहते होंगे, ठीक है। लड़का भी एक ही गोत्र का हो गया, लड़की भी एक ही गोत्र की हो गई, ठीक है। तो वो दोनों अगर शादी कर लेते हैं, वो एक ही स्थान पे भी रहते हैं, वो एक ही गोत्र के भी हैं, वो एक ही कुल के भी हैं और एक ही जाति है उनकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आंतरिक विवाह, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आंतरिक विवाह। अब आते हैं अपने नेक्स्ट में, बाहरी विवाह। बहुविवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि आपकी जो गोत्र है, यदि आप लोग पंडित हैं, ठीक है, और जिससे आप प्रेम करते हैं वो पंडित नहीं है, उसका गोत्र अलग है, ठीक है, उसकी जाति अलग है, ठीक है, वो आपके कुल का नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि आप उससे फिर भी विवाह कर लेते हैं, ठीक है। आप पंडित हैं, वो पंडित नहीं है, आप फिर भी उससे विवाह कर लेते हैं, तो मतलब क्या करा आपने अपने गोत्र से बाहर विवाह किया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम बाहरी विवाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटियां है। इसमें क्या कहा गया है आपसे, अगर कोई पुरुष है, ठीक है, अगर कोई पुरुष है, उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ठीक है, 5 से शादियाँ कर रखी है, तो उसको क्या कहेंगे, बहुपति प्रथा। जैसे कि पहले के जो राजा लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, हैं वो बहुत सारी शादियाँ करते थे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। ये भी बहुपत्नी प्रथा जैसा ही है। इसमें क्या होता है, एक स्त्री, ठीक है, अनेक विवाह करती है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें पूछा गया ब्राह्मणों के नियमों का पालन करने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ब्राह्मण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है, ठीक है। सेकंड है, शासकों का उपदेश दिया जाना या इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में पालन करें, ठीक है। नेक्स्ट है, लोगों को विश्वास दिलाया उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। नेक्स्ट है, नियमों का पालन करने के लिए ग्रंथों कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया, ठीक है। तो इसके ये कुछ मुख्य बिंदु थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। चंडाल किसे कहा जाता था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत पशुओं को छूते हैं या फिर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको छूते हैं, ठीक है, तो उनको चंडाल कहा जाता है, ठीक है। आगे है, उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता है। उन्हें क्या किया जाता था, जो वर्ण व्यवस्था वाला जो समाज है, ठीक है, उसको सबसे नीचे रखा जाता है, ठीक है, उनको काफ़ी ना अछूता माना जाता है। आगे, वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, वह लोग जो सबसे अपने आप को जो सबसे ऊंचा मानते हैं, ठीक है, जैसे ऊंची कास्ट वाले लोग हो गए, इन चंडालों का स्पष्ट, जो ये जो चंडाल होते थे, इनका जो स्पष्ट भी अगर इन्हें पड़ जाए, ठीक है, या फिर वो उन्हें देख ले, ठीक है, तो वो अपवित्र माने जाते थे। मतलब वो अपने आप को अपवित्र समझ लेते थे। जैसे चंडाल उनके सामने आ गया या उन्हें गलती से छू लिया या फिर उसे गलती से देख भी लिया, तो वो अपवित्र मानते थे अपने आप को। फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आएगा चंडाल किसे कहते हैं। आगे, मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची समझें। जो मनुस्मृति जो होती थी उसमें चंडालों के क्या क्या कर्तव्य होते थे, हमें इसमें ये बताना है। पहला है, उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो चंडाल होते थे उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। उन्हें गांव के अंदर रहने की परमिशन नहीं थी। वो बाहर अपने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना के, अपना झोपड़ा बना करके वो वहाँ रहते थे, ठीक है। आगे, वे फेंके हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। इसमें कहा है, गांव वाले जो वस्त्र पहनते थे उनको फिर वो जैसे खराब हो जाते थे तो वस्त्रों को फेंक दिया करते थे गांव वाले। तो ये क्या करते थे, चंडाल उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। आगे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहना करते थे। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो वस्त्र होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं, तो वो क्या करते थे, उन्हीं वस्त्रों को उठा के उनको पहनते थे। और जो आभूषण जो पहनते थे ये लोहे के आभूषण पहना करते थे, ठीक है। रात्रि में वे गाँव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। वो क्या होता था कि जो चंडाल जो थे वो रात्रि में
गांव में कभी प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो इधर उधर नहीं घूम सकते थे, ठीक है। इनको मनाही थी इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वादी के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। जो संबंधी हुआ करते थे विहीन मृतकों के, तो एक चंडाल क्या करते थे, उन्हें सेवा करनी पड़ती थी, ठीक है। आगे इसमें बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी से आए बौद्ध भिक्षु का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। इसमें क्या बताया गया है, चीनी से आए बौद्ध भिक्षु जो थे हैं, उनका कहना था कि जब भी अगर चंडाल अपने घर से बाहर निकलते हैं या रोड पे जाते हैं, तो उन्हें क्या करना है, करताल बजाते हुए बाहर निकलना होगा, क्योंकि जो कोई अन्य व्यक्ति है वो उन्हें देखने के दोष से बच जाए, ठीक है। आगे एक और चीनी तीर्थयात्री शवेन त्यासांग कहता है कि वादिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। इसमें क्या कहा गया है, जो वादिक और जो सफाई करने वाले जो लोग होते थे उनको नगरों से बाहर रहना पड़ता था, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारा मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के धन अर्जित करने के 7 तरीके कौन से हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। इसमें कहा गया है, जो मनुस्मृति है वो कहती है कि जो पुरुष है वो 7 प्रकार से धन अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 प्रकार लिखे हुए हैं, इसमें 7 तरीके लिखे हुए हैं, तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी। पहला है हमारा विरासत, दूसरा है हमारा खोज, तीसरा है हमारा खरीद, चौथा है हमारा विजित करके, पांचवा है हमारा निवेश करके, छठा है हमारा कार्य द्वारा, सातवां है हमारा लास्ट सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। हमारे कुछ 7 तरीके थे जिससे पुरुष धन अर्जित कर सकते थे। आगे बढ़ते अब हम। इसमें पूछा गया है, स्त्रियों के धन अर्जित करने के कौन से तरीके हैं। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित के 6 तरीके हैं। पुरुषों के 7 थे और स्त्रियों के 6 हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, वैवाहिक अग्नि के सामने। फर्स्ट में कहा गया है, जब किसी भी स्त्री की शादी हो रही होती है, जब वो अग्नि के पास बैठी होती है, तब उसको भेंट किए हुए पैसे वो अर्जित करती है, ठीक है। दूसरा हमारा वधु गमन के समय मिली भेंट, जब कोई नई वधु जब घर में प्रवेश करती है तब उसे जो भेंट मिलती है। तीसरा हमारा स्नेह के प्रतीक के रूप में। आगे है भ्राता माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। आगे है इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट। लास्ट है हमारा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, ठीक है। तो ये कुछ 6 चीज़ें थी जिससे कि जो स्त्रियां होती हैं वो धन अर्जित करती हैं। आई होप आपको पुरुष वाला और स्त्री वाला दोनों ही समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है हमारा उपदेशात्मक शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना, ठीक है। उपदेशात्मक का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को निर्देश देना अथवा शिक्षा देना, ठीक है, किसी को ज्ञान देना उपदेशात्मक कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे है सुत किन्हें कहा जाता है तथा वह क्या करते थे, ठीक है। मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सुत कहा जाता था। इसमें क्या कहा गया है, जब महाभारत हो रही थी उस टाइम में कोई राजा था, जैसे युद्ध करने जा रहा था, तो उसका जो बाण भट्ट होता है जो सारथी को चलाया करते थे, ठीक है। तो जो सारथी जो चलाते थे उन्हीं के द्वारा मूल कथा की रचना हुई है, ठीक है। तो उन्हीं को कहा जाता था सुत। आगे ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। देखा जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, वो क्या करते थे, ये युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे, ठीक है। और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। अगर कोई भी राजा है विजय हुआ है या फिर हारा है कुछ भी, तो वो क्या करते थे, उसके बारे में लिखा करते थे, उसकी कविता बनाया करते थे या फिर किसी भी किताब में उनके बारे में लिखा करते थे, और उन्हीं को ही सुत कहा जाता था। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता इसीलिए महत्वपूर्ण रही होगी,
पहले वंश बनाए रखने के लिए, आगे अपने वंश को बढ़ाने के लिए, इसीलिए महत्वता दी जाती थी पुरुषों को। दूसरा है उत्तराधिकारी, ठीक है, उन्हें उत्तराधिकारी बना सके और वे अपनी गद्दी को अच्छे से संभाल सके। थर्ड पॉइंट है शासक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र का बनना, ठीक है, अगर किसी भी शासक की मृत्यु हो जाए तो उसका जो पुत्र है वो उसकी गद्दी को संभाल सके। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं, इसकी रचना कब की गई? धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, ठीक है। धर्मसूत्रों में और जो धर्मशास्त्र जो थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? मनुस्मृति थी। मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। गोत्रों का प्रचलन किस प्रकार हुआ? लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से ब्राह्मणों के लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करना शुरू किया। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में क्या हो रहा था? ब्राह्मण जो लोग थे, ठीक है, उनको ना गोत्रों में बांटा जा रहा था, ठीक है। आगे प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जितने भी गोत्र बनाए जा रहे थे, ठीक है, वो प्रत्येक एक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। अगर किसी भी ऋषि का जो भी गोत्र बनाया जा रहा है उसके गोत्र के सदस्य को उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कीजिए। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्रों का माना जाता था। मतलब इसमें क्या था कि अपने पति का गोत्र उसे लगाना होगा, ठीक है, उसे उसके पति के गोत्र से जाना जाएगा। दूसरा पॉइंट है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। अगर कोई भी व्यक्ति एक गोत्र का है, ठीक है, तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हमने इसमें पढ़ा था, ये वाली लाइन, उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। कोई भी व्यक्ति एक ही गोत्र का है तो उन्हें क्या एक ही वंशज में माने जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें दूसरी लाइन में क्या कहा गया है कि जो अगर वो एक गोत्र के हैं तो वो आपस में विवाह नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे ब्राह्मणों द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? समाज कितने वर्णों या वर्गों में विभाजित था? नाम लिखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था वर्णों या वर्गों पर आधारित थी। समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था, ठीक है। तो पहला वर्ग था हमारा ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था हमारा शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण में ब्राह्मण लोग आते थे हैं और दूसरे में क्षत्रिय लोग आते थे जो युद्ध करते थे, ठीक है। तीसरे में वैश्य आते थे और चौथे में शूद्र आते थे, ठीक है, जिसको हम हरिजन भी कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत परिवर्तनों के समकालीन समाज पर क्या प्रभाव हुए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या हुआ था, वनों के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें कृषि का विस्तार हुआ और यहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे उनकी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे परिवर्तन आए। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक विषमताओं में वृद्धि हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ही हमारा ये जो इस चैप्टर की जो समरी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये जो समरी मैंने आपके लिए बनाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए अलग अलग चैप्टर रोज़ लेकर के आती रहती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर मेरा आपका होगा 4th चैप्टर। तो अपने लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मूर्तिकार ने सरदार व उसके अनुयायी के बीच अंतर को कैसे दर्शाया, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ही पॉइंट आता है सरदार अनुयायी के सिर पर अपना हाथ रखे हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि वह अपने अनुयायी का
आश्रयदाता है। इसमें क्या कहा गया है, जो सरदार है उन्होंने अपने अनुयायी जो है उनके सर पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। इससे ये ज्ञात होता है कि वो अपने अनुयायी का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी देखरेख करते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरदार का शरीर बलिष्ठ है तथा उसका कद लंबा है। सरदार जो है, ठीक है, शरीर से वो बलिष्ठ है और उनका जो कद है वो लंबा है, परंतु अनुयायी का शरीर कमज़ोर है। सरदार के जो अनुयायी है उनका जो शरीर है वो कमज़ोर है, ठीक है, तथा उनका कद छोटा है और जो उनका जो कद है वो छोटा है। इससे प्रतीत होता है कि समाज में सरदार का प्रभाव और उसकी प्रतिष्ठा अनुयायी से अधिक है। इसमें क्या कहा गया, सरदार जो है, ठीक है, वो कद में लंबे हैं और वो अच्छे भी हैं, और जो उनके जो अनुयायी है उनका कद छोटा है, ठीक है, और वो शरीर में कमज़ोर है, फिर भी उन्होंने उनसे कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सरदार आभूषण पहने हुए हैं। सरदार जो है उन्होंने आभूषण पहना हुआ है, ठीक है, वह एक वस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने एक वस्त्र भी धारण किया हुआ है जो कमर से लेकर घुटनों तक है। जो सरदार ने जो वस्त्र धारण किया हुआ है वो कमर से लेकर के वो घुटने तक है, ठीक है, परंतु अनुयायी आभूषण रहित है। अनुयायी जो है उन्होंने आभूषण नहीं पहने हुए हैं, वो आभूषण रहित है और वह एक लंगोट जैसे मामूली वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने एक मामूली सा वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है, जो कि वो लंगोट है। इससे सरदार की संपन्नता तथा अनुयायी की निर्धनता प्रकट होती है। इसमें क्या कहा गया है, उन्होंने एक सिर्फ लंगोटी पहनी हुई है मामूली सी, और सरदार ने आभूषण पहन रखे हैं और ना क्या कहते हैं, कमर से लेकर के घुटने तक के वस्त्र पहन रखे हैं। और जो अनुयायी है उन्होंने कोई भी आभूषण धारण नहीं कर रखा, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी पहनी हुई है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि सरदार की संपन्नता और जो अनुयायी जो है उनका निधनता प्रकट हो रही है इसमें, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अभी मैंने आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अपलोड किया है, ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हैं हिस्ट्री का, और ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसके बाद मैं आपको फोर्थ चैप्टर करवाऊँगी। मैं आपके लिए हर रोज़ एक एक चैप्टर करवा के अपलोड कर रही हूँ। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।